Once again, hello friends, how are you? Today we are going to discuss the structure of assertive sentence. पिछली वीडियो में आपने देखा था कि हम लोग डिस्कस कर रहे थे कि भाषा की सबसे छोटी यूनिट होती है अल्फ़ाबेट्स यानी अक्षर, और अगर उस भाषा को बोलने के आधार पे देखा जाए तो किसी कोई भाषा को बोलने की सबसे छोटी यूनिट होती है सेंटेंसेस। और हमने आपको ब्रीफ इंट्रोडक्शन में बताया था कि सेंटेंसेस 5 प्रकार के होते हैं: असर्टिव सेंटेंस, इंट्रोगेटिव सेंटेंस, इंपरेटिव सेंटेंस, ऑप्टेटिव सेंटेंस और एक्सक्लेमेटरी सेंटेंसेस। और हमने आपसे कहा था कि आप कमेंट बॉक्स में हमें बताइएगा कि अगर आपको लगता है कि स्पीकिंग के दौरान इन 5 प्रकार के अलावा किसी प्रकार का सेंटेंस आप बोलते हों। अगर आपको अभी तक मौका नहीं मिला है तो एक बार फिर से जाकर उस कमेंट बॉक्स में आप ऐसे किसी सेंटेंस को, अगर आपको लगता है कि आप बोलते हैं जो इन 5 कैटेगरीज में नहीं आता, तो कमेंट बॉक्स में लिखिए, हम आपको रिप्लाई करेंगे। और अगर अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो आप फ़ौरन से सब्सक्राइब करिए और बेल आइकॉन दबाकर उसका नोटिफिकेशन पाने के लिए अप्रूवल ले लीजिए। यानी अगर आप बेल आइकॉन दबाते हैं तो आपको 101% हमारे हर वीडियो का नोटिफिकेशन पहुंचेगा। थैंक यू। लेट्स कम ऑन द स्ट्रक्चर ऑफ असर्टिव सेंटेंस। जैसे मैंने बताया था 5 प्रकार के सेंटेंस होते हैं, उसमें सबसे पहले हम लोग ले रहे हैं असर्टिव सेंटेंस। असर्टिव सेंटेंस यानी ऐसे वाक्य जो बातचीत के दौरान हम बोलते हैं एक दूसरे से सकारात्मक या नकारात्मक भाव रखने वाले वाक्य। जैसे मैं आपको जानता हूँ, मैं आपको नहीं जानता, मैं अंग्रेजी बोलना जानता हूँ, मैं अंग्रेजी बोलना नहीं जानता हूँ, मैं सब्जी खरीदने जाऊंगा, मैं सब्जी खरीदने नहीं जाऊंगा। तो ये सभी प्रकार के वाक्य किस में आते हैं? असर्टिव सेंटेंस के। अब इन असर्टिव सेंटेंस को जब हम अंग्रेजी में बोलने की बात करते हैं तो इस असर्टिव सेंटेंस में शब्दों का क्रम क्या होता है? सबसे पहले वाक्य का सब्जेक्ट आएगा, फिर ऑक्सिलरी, फिर नकारात्मक होने पर नॉट, फिर वर्ब एक्शन, फिर ऑब्जेक्ट। अब प्रश्न उठता है कि सब्जेक्ट क्या होता है? दुनिया की हर एक भाषा में जो भी वाक्य होते हैं उसमें सब्जेक्ट अवश्य होता है। सब्जेक्ट यानी जो व्यक्ति सेंटेंस में मुख्य भूमिका निभाता है, यानी जो इंसान कार्य कर रहा हो या जिस व्यक्ति, वस्तु या स्थान के बारे में बात हो रही हो वाक्य में, वह व्यक्ति, वस्तु या स्थान उस वाक्य का सब्जेक्ट होता है। अगर वह वाक्य एक असर्टिव सेंटेंस है यानी सकारात्मक या नकारात्मक भाव को प्रेस करने वाला वाक्य है तो वाक्य का सब्जेक्ट सबसे पहले बोला जाएगा। फॉर एग्जाम्पल, मैं लखनऊ जाऊंगा, इसमें कार्य कौन कर रहा है? मैं। तो इसका सब्जेक्ट कौन हुआ? मैं। और इसका इंग्लिश ट्रांसलेशन क्या होगा? आई विल गो टू लखनऊ, यानी मैं की इंग्लिश आई सबसे पहले बोली जाएगी। अब इस परिभाषा से, सब्जेक्ट की परिभाषा से आपको अपने मन में आने वाले हिंदी सेंटेंस से सब्जेक्ट ढूंढने में सहायता मिलेगी। आप अपने मन में सेंटेंस ढूंढते हैं कि मम्मी खाना बनाती है, तो इस वाक्य का सब्जेक्ट कौन हुआ? मम्मी, क्योंकि सेंटेंस में कार्य कौन कर रही? मम्मी। पेन बहुत अच्छा है, इस सेंटेंस में किसके बारे में बात हो रही है? पेन। तो सब्जेक्ट क्या हुआ? पेन। इंग्लिश ट्रांसलेशन क्या हो जाएगा? पेन इज गुड। ठीक है। ठीक इसी प्रकार से रायबरेली बहुत अच्छा शहर है, इस सेंटेंस का सब्जेक्ट क्या हुआ? रायबरेली। क्यों? इसमें रायबरेली के बारे में बात की जा रही है तो रायबरेली सब्जेक्ट होगा। तो मेरी डिफिनेशन क्या रही? अभी आपसे हमने शेयर की। सब्जेक्ट क्या होता है? वाक्य का वह व्यक्ति, वस्तु या स्थान जिसके बारे में बात की जा रही है या वह व्यक्ति जो वह सेंटेंस में कार्य कर रहा है वह सब्जेक्ट होगा। और अंग्रेजी ट्रांसलेशन करते वक्त सबसे पहले उसी का जिक्र आएगा। इसकी परिभाषा से आपको एक चीज़ याद आई होगी, व्यक्ति, वस्तु या इंसान का नाम, दैट इज नाउन। यानी वाक्य का सब्जेक्ट 99.99% या तो कोई नाउन होगा या प्रोनाउन। यानी जो व्यक्ति कार्य कर रहा है अगर उसका नाम दिया गया है तो वो नाउन हो जाएगा। राम लखनऊ जाता है तो राम सब्जेक्ट, और वह कानपुर भी जाता है तो वह क्या हो गया? राम के लिए यूज हुआ, दैट इज प्रोनाउन।
तो 99.99% में सब्जेक्ट क्या होगा, या तो कोई नाउन या कोई प्रोनाउन। अब बात करते हैं ऑब्जेक्ट। सेंटेंस में ऑब्जेक्ट क्या होता है? सेंटेंस का सब्जेक्ट जिसके साथ, जिसके लिए, जिसके ऊपर कार्य करता हुआ दिखाया जाए, वह व्यक्ति, वस्तु या स्थान उस सेंटेंस का ऑब्जेक्ट कहलाता है। वंस अगेन, सेंटेंस का सब्जेक्ट जिसके साथ, जिसके ऊपर, जिसके लिए कार्य करता हुआ वाक्य में दिखाया जाए, वह व्यक्ति, वस्तु या स्थान उस वाक्य का ऑब्जेक्ट होगा। जैसे राम श्याम को पढ़ाता है, तो श्याम क्या हो गया? ऑब्जेक्ट, क्योंकि राम श्याम के ऊपर काम कर रहा है। राम श्याम के साथ पढ़ाता है, तो क्या हो गया? श्याम ऑब्जेक्ट। राम श्याम के साथ काम कर रहा है। राम श्याम के लिए पढ़ाता है, तो ऑब्जेक्ट क्या हो गया? श्याम। ठीक है, तो यहां तो ऑब्जेक्ट हमने कोई इंसान दिखाया। अब अगर हम आपसे एक एग्जांपल और लेते हैं, सर पढ़ाते हैं, इसमें सब्जेक्ट क्या है? सर। ठीक है, ऑब्जेक्ट क्या है? ऑब्जेक्ट नहीं है, क्योंकि ऑब्जेक्ट ऑप्शनल होता है और सब्जेक्ट कंपलसरी होता है। हर एक वाक्य में सब्जेक्ट का होना अनिवार्य है। सामान्यता, पैसिव वॉइस की बात अलग है। अब दूसरा एग्जाम्पल, सर मार्कर से पढ़ाते हैं। सब्जेक्ट क्या हुआ? सर। ऑब्जेक्ट क्या हुआ? मार्कर। क्यों? सब्जेक्ट जिसके साथ कार्य करता है वह ऑब्जेक्ट कहलाता है परिभाषा के हिसाब से। तो सर मार्कर से पढ़ाते हैं, तो मार्कर हो गया ऑब्जेक्ट। सर मार्कर से व्हाइट बोर्ड पे पढ़ाते हैं। तीसरा एग्जाम्पल, सर पढ़ाते हैं, पहला एग्जाम्पल जिसमें सब्जेक्ट थे सर। दूसरा एग्जाम्पल, सर मार्कर से पढ़ाते हैं, सब्जेक्ट सर, ऑब्जेक्ट मार्कर। तीसरा एग्जाम्पल, सर मार्कर से व्हाइट बोर्ड पर पढ़ाते हैं, सब्जेक्ट क्या हुआ? सर, ऑब्जेक्ट क्या हुआ? मार्कर और व्हाइट बोर्ड। इससे क्या प्रूव हो रहा है कि सब्जेक्ट तो एक ही रहता है, ऑब्जेक्ट दो या दो से ज्यादा भी हो सकते हैं और शून्य भी हो सकते हैं। पहले वाले एग्जाम्पल में कोई ऑब्जेक्ट नहीं था। लास्ट एग्जाम्पल, सर मार्कर से व्हाइट बोर्ड पर हमारे लिए पढ़ाते हैं, तो सब्जेक्ट क्या हुआ? सर। ऑब्जेक्ट क्या हुआ? मार्कर, व्हाइट बोर्ड और हम। यानी अगर कोई असर्टिव सेंटेंस है तो उसका सब्जेक्ट सबसे पहले और ऑब्जेक्ट सबसे लास्ट में। ऑब्जेक्ट नहीं भी हो सकता है, एक भी हो सकता है, दो भी हो सकते हैं, तीन भी हो सकते हैं। ऑब्जेक्ट कोई वस्तु भी हो सकती, कोई स्थान भी हो सकता है, कोई व्यक्ति भी हो सकता है। तो सब्जेक्ट और ऑब्जेक्ट क्लियर हो गया। अब बात करते हैं व्हाट इज वर्ब। सेंटेंस का वह शब्द जिससे किसी कार्य का करना अथवा होना पाया जाता है वह उस वाक्य की क्रिया कहलाता है, जिसको हम अंग्रेजी में वर्ब कहते हैं, वर्ब एक्शन कहते हैं। ठीक है, हर एक वर्ब के 5 फॉर्म्स होते हैं, वर्ब सिंगुलर, वर्ब फर्स्ट फॉर्म, वर्ब सेकेंड फॉर्म, वर्ब थर्ड फॉर्म, वर्ब आईएनजी फॉर्म। फॉर एग्जाम्पल, अगर जाना वर्ब को अंग्रेजी में लें तो गोज, गो, वेंट, गॉन, गोइंग। ठीक है, तो ये गोज क्या है? गो वर्ब की सिंगुलर फॉर्म। गो क्या है? गो वर्ब की बेस फॉर्म, फर्स्ट फॉर्म या सिंपल फॉर्म। वेंट क्या है? गो वर्ब की सेकेंड फॉर्म या पास्ट फॉर्म। गॉन क्या है? गो वर्ब की थर्ड फॉर्म या पास्ट पार्टिसिपल फॉर्म। दोनों याद रखिएगा, क्योंकि सामान्यता कभी कभी एग्जाम में आ जाता है तो लोग कहते हैं स्पीकिंग में हमने सीखा था, हमने बता दिया, और जो स्पीकिंग नहीं थी वो कंफ्यूज हो गए कि गो वर्ब की थर्ड फॉर्म क्या है? पास्ट पार्टिसिपल फॉर्म है। फिर गो वर्ब की आईएनजी फॉर्म या प्रेजेंट पार्टिसिपल क्या है? गोइंग। अच्छा, वर्ब की 6 फॉर्म होती क्यों है? वर्ब की 6 फॉर्म इसलिए होती हैं कि किसी भी वाक्य का कर्ता और क्रिया, किसी भी वाक्य में कर्ता और क्रिया मिलकर जो भाव प्रकट करते हैं उस भाव को प्रेजेंट, पास्ट, फ्यूचर, इंडेफिनिट, कॉन्टिन्यूअस, परफेक्ट, परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस सब में अलग अलग तरीके से दिखाया जा सके। जैसे राम जाता है, राम गोज होता है, लेकिन अगर गो की और फॉर्म ना हो तो राम गया का ट्रांसलेशन क्या होगा? राम गोज।
नहीं, ये गलत हो जाएगा। तो राम जाता है, राम गोज, राम गया, राम वेंट, और राम जाएगा। अब आ गई दिक्कत। तो जब सेंटेंस की क्रिया अपनी पांचों फॉर्म्स और सब्जेक्ट से मिलकर सेंटेंस का भाव अंग्रेजी भाषा में प्रकट करने में नाकाम होते हैं, तो अपनी मदद के लिए क्रिया जिन शब्दों को बुलाती है अपने सेंटेंस में, दोट इज कॉल्ड हेल्पिंग वर्ब्स या ऑक्सिलरी। अंग्रेजी भाषा में 26 हेल्पिंग वर्ब्स होती हैं, ठीक है, जिसमें से 14 मॉडल ऑक्सिलरी होती हैं और 12 वर्ब ऑक्सिलरी होती हैं। मॉडल ऑक्सिलरीज जो हैं वो हमेशा सहायक की ही भूमिका निभाती हैं, लेकिन जो वर्ब ऑक्सिलरीज हैं ये कभी सहायक की भूमिका में आती हैं और कभी ये खुद वर्ब बन जाती हैं, इसीलिए इनका नाम क्या है, वर्ब ऑक्सिलरी। ठीक है, समझ में आ रहा है दोस्तों। सेंटेंस में वे शब्द जो क्रिया की मदद करने के लिए आते हैं, जब क्रिया अपनी 5 फॉर्म और सब्जेक्ट के साथ मिलकर सेंटेंस का भाव प्रकट करने में नाकाम हो जाते हैं, तो उनको कहते हैं सहायक क्रिया। और सहायक क्रिया के कुछ उदाहरण ले लें, आपको तुरंत समझ में आ जाएगा। अगर मॉडल ऑक्सिलरी का एग्जांपल लें, यानी मॉडल हेल्पिंग वर्ब्स, तो शुड, कुड, कैन, मे, माइट, सो ऑन। और अगर वर्ब ऑक्सिलरी का एग्जांपल लें तो इज, एम, आर, वॉज, वर, बी, हैज, हैव, हैड, डू, डज और डिड। यानी ये जो वर्ब ऑक्सिलरी के 12 शब्द हैं, ये 12 शब्द सेंटेंस में क्रिया के रूप में भी काम करते हैं और सहायक क्रिया के रूप में भी काम करते हैं। जैसे राम बीमार है तो राम इज सिक, इसमें सब्जेक्ट क्या हुआ, राम, सिक क्या हुआ, ऑब्जेक्ट, इज क्या हुआ, वर्ब। बहुत सारे लोग सोचते हैं कि सिक वर्ब है, जी नहीं, सिक वर्ब नहीं है। सिक किसी मानव के शरीर में जब कोई प्रॉब्लम आ जाती है तो मानव का वह शरीर सिक यूनिट यानी सिक, मतलब उसकी बॉडी सिक कहलाती है। तो किसी व्यक्ति, वस्तु या स्थान के नाम को क्या कहते हैं, संज्ञा। यानी संज्ञा यानी सिक, किसी व्यक्ति की बॉडी जब काम नहीं करती तो दैट इज प्रॉपरली काम नहीं करती तो दैट इज सिक। तो सिक क्या है, ऑब्जेक्ट, और इज क्या है, वर्ब। देखिए, राम इज सिक, इसमें राम हो गया सब्जेक्ट, सिक हो गया ऑब्जेक्ट, इज हो गई वर्ब, क्योंकि बिना वर्ब के तो सेंटेंस फॉर्म ही नहीं हो सकता। लेकिन अगला एग्जांपल अगर हम लेते हैं, राम इज गोइंग टू लखनऊ, इसमें राम हो गया सब्जेक्ट, लखनऊ हो गया ऑब्जेक्ट, गोइंग हो गई वर्ब और इज हो गई हेल्पिंग वर्ब। तो अगर हम पहली वाली लाइन में देखें वर्ब ऑक्सिलरी में, तो इज एक सेंटेंस में बना ऑक्सिलरी और एक सेंटेंस में बना वर्ब, और इसमें क्या बना, हेल्पिंग वर्ब। अगर राम की जगह आई सब्जेक्ट हो जाए तो आई एम सिक, आई एम गोइंग टू लखनऊ। अगर आई की जगह यहां पर यू आ जाए तो यू आर सिक, यू आर गोइंग टू लखनऊ। ही वॉज सिक, ही वॉज गोइंग टू लखनऊ। दे वर सिक, दे वर गोइंग टू लखनऊ। तो एक सेंटेंस में यही शब्द वर्ब बन रहे हैं और अगले सेंटेंस में ये शब्द ऑक्सिलरी बन रहे हैं। अब दूसरी कैटेगरी हैज, हैव और हैड का एग्जांपल लेते हैं। ये कैसे ऑक्सिलरी और वर्ब के डबल रोल को निभाते हैं। फॉर एग्जांपल, राम हैज ए पेन। इस सब्जेक्ट में, सेंटेंस में इसका अर्थ हुआ राम के पास एक पेन है, तो राम सब्जेक्ट हो गया, पेन ऑब्जेक्ट हो गया, हैज वर्ब हो गई। किसी चीज के ऊपर पोजीशन दिखाने के लिए हम हैज का प्रयोग करते हैं। और अगर सेंटेंस ये हो जाए, राम हैज रिटन अ स्टोरी, तो इसमें राम सब्जेक्ट, स्टोरी ऑब्जेक्ट, रिटन वर्ब और हैज हेल्पिंग वर्ब।
तो जैसा कि आपने देखा कि राम इस सेंटेंस में हैज़ को एज ए वर्ब यूज कर रहा है और इस सेंटेंस में राम हैज़ को एज ए हेल्पिंग वर्ब यूज कर रहा है, और ये वर्ब की पास्ट पार्टिसिपल फॉर्म आ रही है, हैज़ एज ए हेल्पिंग वर्ब काम कर रहा है। अगर राम की जगह आई कर दें, आई हैव अ पेन, आई के साथ क्या लगेगा, हैव, और आई हैव रिटन ए स्टोरी, मैं एक कहानी लिख चुका हूं। पास्ट में जाते हैं, राम हैड ए पेन, राम के पास एक पेन था, राम हैड रिटन स्टोरी, राम एक कहानी लिख चुका था, लाइक दैट। इन द लास्ट बट नॉट लीस्ट, डू, डज और डिड का डबल रोल देखें कैसे करते हैं। राम काम करता है, राम डज वर्क, राम सब्जेक्ट, वर्क ऑब्जेक्ट, डज वर्क। राम काम नहीं करता है, राम डज नॉट डू वर्क, राम सब्जेक्ट, वर्क ऑब्जेक्ट, डू वर्ब और डज हेल्पिंग वर्ब। इज इट क्लियर? तो अगर राम की जगह आई आ जाए तो आई डू वर्क और आई डू नॉट डू वर्क, दो डू आएंगे, पहला वाला डू हेल्पिंग वर्ब और दूसरा वाला डू वर्ब। पास्ट में चले जाएं, राम ने काम किया, राम डिड वर्क, और राम ने काम नहीं किया, राम डिड नॉट डू वर्क। तो आपने वर्ब ऑक्सिलरी की कहानी सुन ली। इसी में बहुत सारे छात्र कंफ्यूज होते हैं कि किसी सेंटेंस में तो राम क्या आ रहा है, एज ए ऑक्सिलरी, अगले सेंटेंस में क्या आ रहा है, राम, वो एक सेंटेंस में इज आ रहा है एज ए ऑक्सिलरी और दूसरे सेंटेंस में इज आ रहा है वर्ब। टीचर पढ़ाते वक्त सही पढ़ाते हैं, किसी सेंटेंस में वो ऑक्सिलरी है और किसी सेंटेंस में वो वर्ब है, लेकिन अगर शुरुआती क्लासेस में बच्चों को ये क्लियर कर दिया जाए कि ये 12 शब्द डबल रोल प्ले करते हैं, तो स्टूडेंट्स को अंग्रेजी भाषा की ऑक्सिलरीज और वर्ब में कभी कंफ्यूजन नहीं होगी। हमने प्रयास किया है कि आपका ये कंफ्यूजन दूर हो जाए, और बीच में जहां आपको कोई दिक्कत लगे आप कमेंट बॉक्स में फिर से आप अपनी कमेंट डालिए, हम इसको और क्लियर कर देंगे, आप इसके ऊपर एक वीडियो बना देंगे, कोई दिक्कत नहीं। अब बात करते हैं मॉडल ऑक्सिलरीज की। वे शब्द जो क्रिया की सहायता करते हैं सब्जेक्ट का मूड बताने के लिए, उनका अपना कोई एक्शन का अस्तित्व नहीं होता, इसीलिए उनको मॉडल ऑक्सिलरी कहते हैं। मॉडल वर्ड आया है लैटिन वर्ड मॉड से, मॉड यानी नियत। इनका एक फिक्स रोल है, ये सेंटेंस में सहायक की भूमिका में ही आएंगे, ये सेंटेंस में कभी क्रिया नहीं बनेंगे। अगर इनके बाद सेंटेंस में क्रिया नहीं आती तो भाव पूर्ण नहीं होता। ठीक है, तो याद रखिएगा, शुड, कैन, कुड, मे, माइट, ये सब क्या है, मॉडल ऑक्सिलरी। और इज, एम, आर, वॉज, वर, बी, हैज, हैव, हैड, डू, डज, डिड, ये है वर्ब ऑक्सिलरी, इनका डबल रोल होता है। आशा है कि आपको आज असर्टिव सेंटेंस का स्ट्रक्चर समझ में आ गया होगा। अगर आपके मन में कोई हिंदी वाक्य आता है जो सकारात्मक या नकारात्मक भाव को प्रकट करता है, उसको अंग्रेजी में बोलने के लिए सबसे पहले आप उस हिंदी वाक्य में क्या ढूंढेंगे, सब्जेक्ट, और उसको बोलेंगे। उसके बाद उस वाक्य में सहायक क्रिया क्या लगेगी वो लगानी है। अगर वह नकारात्मक भाव रखता है तो नॉट का प्रयोग करेंगे, अन्यथा छोड़ देंगे। फिर उस सेंटेंस में क्रिया की कौन सी फॉर्म आएगी, फिर उसके बाद सेंटेंस में 1, 2 या 0 जितने ऑब्जेक्ट हों उनको मेंशन कर देंगे, तो वह आपका हिंदी सेंटेंस का टोटली क्लियर इंग्लिश ट्रांसलेशन हो जाएगा और ग्रामेटिकली आप इंग्लिश में बात कर पाएंगे। आशा है आपको वीडियो समझ में आया होगा, और अगर आपको वीडियो पसंद आया है लाइक करिए, उसको सब्सक्राइब करिए और बेल आइकॉन दबाकर अगले नोटिफिकेशन के लिए अप्रूवल पा जाइए। अगर आपको इस वीडियो में कोई प्रॉब्लम लग रही है या कुछ और क्लैरिफाई करने की आवश्यकता है तो आप कमेंट बॉक्स में मेंशन ज़रूर करिए। थैंक यू, गुड नाइट, फिर मिलेंगे।